to be or not to be. No, no. To be or not to be, that is the question. Right? To be or not to be, that is the question. Yes, that is the question. Ladies and gentlemen, today we will talk about indecision. Indecision of a leader that creates a lot of problems, moral dilemmas. और इनडिसीजन की वजह से क्या इश्यूज होते हैं, आज हम उस चीज के बारे में बात करेंगे. आज हम बात करेंगे हैमलेट के बारे में. आप सबने नाम से सुना होगा. हैमलेट शेक्सपियर के तमाम प्लेज में से एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही आई वुड से इट इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रेजेडीज शेक्सपियर एवर रोट. तो 1600 से लेके 1602 इसकी वो बताई जाती है टाइमलाइन जिसमें इसको लिखा गया, और लेटर ऑन 1603 में इसको पब्लिश किया गया. लेकिन मजे की बात, इसके जो फ्रेजेस हैं, इसके जो क्वेश्चंस हैं और इसके जो स्टेटमेंट्स हैं वो आज भी रेलेवेंट हैं. और मजे की बात, पाकिस्तान की सोसाइटी के साथ ये कुछ ज्यादा ही रेलेवेंट है. तो हम डिस्कवर करेंगे कि ये कैसे पाकिस्तान की सोसाइटी के साथ ये रेलेवेंट है. इससे पहले हम एक काम करते हैं कि पहले इस प्ले को समझते हैं. इस ड्रामे में शेक्सपियर ने कहा क्या है और क्या समझाने की कोशिश की है, और टू बी और नॉट टू बी क्या है, इनडिसीजन क्या है. तो देवियों सज्जनों, हैमलेट के अंदर एक मरकजी किरदार होता है हैमलेट खुद. हैमलेट नाम से ही इस प्ले का जो मेजर कैरेक्टर होता है उसको उसका दोस्त बुलाता है एक दिन. दोस्त का नाम होता है होरेशियो. होरेशियो उसको बुला के कहता है कि तुम्हारे बाप का भूत मैंने देखा है. हैमलेट का बाप कुछ टाइम पहले मर चुका होता है, तो उसके बाप का भूत उसको नजर आता है. तो हैमलेट खुद भी जाता है, जाके देखने के लिए चला जाता है. तो ये सामने बाप का भूत बैठा हुआ है. कई साल पहले उसका बाप मारा गया था. उसके हैमलेट के चाचा ने उसके बाप को कत्ल किया था, और उसके बाद उसका भूत उसके सामने आता है. हैमलेट को कहता है कि पुत्र, तूने मेरी बेइज्जती कराई है, तुमने मेरा बदला नहीं लिया है, तुम जाओ अपने चाचा से मेरा बदला लो. होता यूं है कि हैमलेट का जो चाचा है वो हैमलेट के वालिद को मार के उसकी बीवी के साथ शादी करता है. सो उसके साथ शादी करने के लिए नहीं मारता है. बहरहाल वो किंग होता है, डेनमार्क का किंग होता है हैमलेट का बाप. पावर के लिए उसको भाई को कत्ल कर देता है, और उसके बाद भाई की जो बीवी रह जाती है, गटटूड उसका नाम होता है, उसके साथ वो शादी कर लेता है. तो अब बाप का हुक्म था, तो हैमलेट क्या करता है, ही गोज एंड ट्राइज टू किल हिज अंकल. लेकिन जब वो चला जाता है, वो मारने के लिए बहुत सारे इवेंट्स होते हैं. जब वो चला जाता है तो क्लॉडियस इबादत में मशगूल होता है. तो वो कहता है कि इस बंदे को मैं अभी मारूंगा तो ये तो हमारे हिसाब से, यानी ये तो जन्नत में चला जाएगा, इसकी तो बख्शिश हो जाएगी, तो मैं इसको अभी नहीं मारता, इसको अपनी प्रेयर्स पूरी करने दो. इतने में उसकी हैमलेट की मदर आ जाती है. हैमलेट की मदर आके उसको कहती है कि बेटा ऐसी हरकतें ना करो, इसको रहने दो. तो मतलब मॉरल डिलेमा के अंदर फंस जाता है. कभी उसकी वालदा कहती है कि मारो इसको, खत्म करो, ये अच्छा नहीं है, और कभी उसको कहती है कि नहीं, इसको नहीं मारना. तो ये एक एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से वो एक मॉरल डिलेमा में चला जाता है. हैमलेट डिसाइड नहीं कर पाता है कि इसको मारना है या इसको छोड़ना है. वो कभी कहता है इसको मारना है, कभी कहता है नहीं बाद में मार देते हैं इसको. क्लॉडियस को पता भी चल जाता है, अंदाजा हो जाता है कि इस बंदे की नीयत अच्छी नहीं है, ये मुझे मारने वाला है. तो वो इसके नीयत को जानने के लिए, कंफर्म करने के लिए हैमलेट के दो दोस्त होते हैं, उनको भी बुला लेता है. उनको बुलाता है. इतने में इन द मीनवाइल एक उस डेनमार्क से गुजरती है एक पार्टी, ये जो अपना कुछ एक्टर्स की एक पार्टी गुजरती है. तो हैमलेट क्या करता है, एक ऐसा प्ले डिजाइन करता है, एक ऐसा ड्रामा डिजाइन करता है कि जिसमें ये दिखाया जाता है कि एक बंदा होता है, उसका भाई उसकी जायदाद लेने के लिए उसका भाई उसको मार देता है. इस तरह की ऐसी कोई स्टोरी डिजाइन करता है. उन एक्टर्स के जरिए वो प्ले कराता है. प्ले करा के जो क्लॉडियस है उसके कॉन्शियस को जगाने की कोशिश करता है, मुर्दा उसके जमीर को जगाने की कोशिश करता है. तो होता यह है कि वो जो एक्टर्स आते हैं वो अपना काम करते हैं. तो वो बहुत ही रियलिस्टिक होता है. उसको अंदाजा हो जाता है क्लॉडियस को कि इस बंदे को पता चल गया है कि मैंने क्या किया है. हैमलेट को पहले पता नहीं था कि उसके फादर को इसने मारा है. तो वो कंफर्म करने के लिए कि क्या सच में इसने मारा है कि नहीं, या मेरे वालिद का जो भूत है वो मुझे ऐसे ही बहका रहा है, जो भी है. तो वो फाइंड आउट करने के लिए फिर उसने अंदाजा किया. जब वो ड्रामा प्ले हो रहा होता है, एक्ट आउट हो रहा होता है, तो
उसका उसके रंग उड़ जाते हैं क्लॉडियस के, उसको अंदाजा हो जाता है कि भाई हाँ, ये तो मसला है, इसको तो सारी चीजें पता है। तो व्हाट हैपेंस इज, तो उसके बाद से वो क्लॉडियस कहता है कि यार इसको, इस बंदे को जिंदा नहीं रखना है, इसको मारना है। फिर वो एक और बंदा होता है, उनका एक कोटियर होता है, उनका एक जर्नेल होता है, यू कैन से पोलोनियस। पोलोनियस के साथ मिलके हैमलेट को मारने की कोशिश करता है, साजिश करता है, साजिश करता है, साजिश। तो वो साजिश का क्या होता है कि पोलोनियस की जो बेटी होती है ओफिलिया, उसके साथ हैमलेट का चक्कर चल रहा होता है, तो साजिश सारी उसके थ्रू उसको पता चल जाती है। अब एक दिन हैमलेट और उसकी वो ओफिलिया, उसकी लवर, जो बैठ के गपशप लगा रहे थे, तो इतने में उसका ओफिलिया के फादर बाहर खिड़की में आके सुनते हैं, यानी कैमरा लगा के सुनते हैं, देख रहे होते हैं कि अंदर क्या हो रहा है, उस पे मतलब नजर रखते हैं। ये पॉलिटिशियंस है ना, इन पे नजर रखते हैं। तो अंदर से ये क्या करता है, हैमलेट अपनी तलवार से खिड़की के बाहर उसको अंदाजा हो जाता है, बाहर कोई ना कोई सुन रहा होता है, उसको लगता है क्लॉडियस से बाहर तलवार मार के उसको मार देता है। अब जब मार देता है तो उसको अंदाजा हो जाता है कि अब इसका इधर रहना मुमकिन नहीं है। तो क्लॉडियस क्या करता है, इसको भेज देता है किसी और मुल्क की तरफ। इसको एक लेटर देके भेजता है कि वो लेटर ले जाके उसको उस मुल्क को दे दो, तुम्हारा इधर रहना काफी मुश्किल हो गया, अभी तुमने कोटियर को भी मार दिया है, जस्टिस करना पड़ेगा, ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें करके साजिश करके इसको निकाल देता है। मुझे क्यों निकाला, मुल्क बदर कर देता है हमारा। रेलेवेंट सी स्टोरी है वैसे। अच्छा, तो जब इसको निकाल देता है तो ये चला जाता है बाहर, उसको अंदाजा हो जाता है नहीं यार, ये तो लेटर तो मेरे खिलाफ है, मुझे अंदाजा, वो साइफर, वो सॉरी लेटर खोल के वो देख लेता है, तो अंदर उसके मारने की साजिश होती है, सारी लिखी होती है। तो वो क्या करता है, वो साजिश वाला लेटर जो होता है वो पत्ता हिला के वो अपने जो दोस्त उससे होते हैं, फर्टिट्यूड और एक और क्या नाम था प्ला, पर उनको दे के भेज देता है कि तुम लोग जाओ, ये ले जाके फलाना किंग को दे दो। और इन द मीनवाइल वो पीछे से घूम के आ जाता है, वापस आता है, तो रास्ते में उसको लायरटस मिलता है। लायरटस वो पोलोनियस का बेटा, यानी उसकी ओफिलिया का भाई, वो मिलता है। वो कहता है कि तुमने मेरे पियो को मारा है, तुमने उसको फ्रांस भेज दिया जाता है लायरटस को, लेकिन वो नहीं जाता है। बहरहाल एट द एंड इन दोनों का ड्यूल होता है, जब आमना सामना होता है, यानी सॉरी इलेक्शन हो जाता है, नहीं आई मीन आमना सामना हो जाता है, तो धांधली होती है। धांधली कैसे होती है कि इनको अंदाजा होता है कि हैमलेट तलवारबाजी से नहीं मरेगा, ये बहुत ही शातिर किस्म का, खतरनाक किस्म का खिलाड़ी है। तो इसको क्या करते हैं, सोचते हैं कि इसको जहर दे देते हैं। तो तलवार में भी जहर लगाते हैं, और एक गिलास में भी, उसकी वाइन में भी जहर लगा देते हैं। वाइन गलती से उसकी हैमलेट की माँ पी लेती है, गर्टिट्यूड गलती से पी लेती है, एक घूंट लेती है, तो वो मर जाती है। जब वो मर जाती है उसको अंदाजा होता है, तो वो तलवार उठा के उसको लायरटस को देके मार देता है। लायरटस जब मर जाता है तब उसको लायरटस वो कहता है हैमलेट को कि यार ये साजिश है, उसके तुम्हारे चाचा उसे क्लॉडियस की साजिश है, तो इसने मिलके पावर के लिए, तुम्हें मारने के लिए, और ये सारी चीजें, ये तलवार में भी ये जहर लगाया और तुम्हारी वालिदा को भी मार दिया, सबको मार दिया। तो वहां से जाके वो उसको क्लॉडियस को भी मार देता है। ओफिलिया खुदकुशी करके मर जाती है। खैर, द पॉइंट मेरा ये है कि वो एक बंदे की, हैमलेट की इनडिसीजन की वजह से, अब वो डिसीजन ले लेता, वो अपनी इबादत में था, तो क्या होता, उसको मार देता, खत्म। इबादत जो सिर्फ बंदे, इबादत से थोड़ी बख्शिश हो जाती है इंसान की, उसके बहुत सारे और एस्पेक्ट्स होते हैं, वो ठीक होने चाहिए, बहुत सारे हुकूकुल इबाद होते हैं, वो ठीक होने चाहिए, सिर्फ इबादत से कुछ नहीं होता। तो उसको उस वजह से नहीं मारता है। मतलब पॉइंट इज, इन डिसीजन की वजह से हम बहुत सारे फैसले नहीं ले पाते हैं। जैसे 1971 में यहिया ने डिसीजन नहीं लिया कि स्टेट को साथ रखना है या फिर उनको अलग करना है, या फिर उसके बाद आ जाए जुल्फिकार अली भुट्टो को, उसने डिसीजन नहीं लिया, लेट किया, तो यहां से उसने वॉकआउट कर दिया। बंगालियों के जो अब्बा हुजूर थे उन्होंने वॉकआउट कर दिया, वो चले गए। इन डिसीजन की वजह से मुल्क दो हिस्से हो गया। उसके बाद आ जाए अफगान पॉलिसी पे, आ जाए पाकिस्तान की। पाकिस्तान को अंदाजा ही नहीं है, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान के पावरफुल एलीट को ये अंदाजा ही नहीं है कि इनको, इन मिलिटेंट को, ये जो प्रॉक्सीज हैं, इनको, तालिबान को या फिर मुजाहिदीन को, कभी मुजाहिदीन के तौर पे इनका साथ देते हैं, कभी तालिबान के तौर पे इनका साथ देते हैं, कभी इनको कहते हैं ये विलन है, इनको मार देते हैं। इनडिसाइसिवनेस है इन द पॉलिसी, मतलब डिसीजन मेकिंग पॉलिसी के अंदर नहीं है। बहुत बहुत बड़ा इशू है ये। और उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्शंस वगैरह होते हैं, उसके अंदर मेडलिंग होती है, धांधली होती है, ये बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो हम अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हम इस गवर्नमेंट को सीधे से चलने दें, या फिर पावर ग्रैबिंग के लिए कभी ये हथकंडे यूज कर लें, कभी दूसरा हथकंडे यूज कर लें। ठीक है, हम ये डिसाइड नहीं करते हैं।
to leave the country on the right way of democracy or to grab the power. हम डिसाइड नहीं कर पा, हम इलेक्शन भी करा रहे हैं, that is a democratic way, लेकिन हम साथ साथ इलेक्शन को रेक भी कर रहे हैं. हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मुल्क को हमने छोड़ना है, डिक्टेटरशिप में छोड़ना है या फिर डेमोक्रेसी में छोड़ना है. अथॉरिटेरियनिज्म की लाइन में गिर गया था मुल्क, डेमोक्रेसी से लाइन के गिर के अथॉरिटेरियनिज्म में गिर गया था, और हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि हमने मुल्क के साथ करना क्या है. और इन्हीं हरकतों की वजह से ये जो बहुत सारी टेररिज्म और मनी लॉन्ड्रिंग और ये सारी हरकतों की वजह से मुल्क पिछले 1 साल में ग्रे लिस्ट में गया था FATF के. उसके बाद अभी तो निकला है, अभी तो सब कुछ अच्छा चल रहा है. अभी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे डिसीजंस टाइम पे लिए जा रहे हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल वॉकिंग हैंड इन हैंड विद चाइना, दैट इज वर्ल्ड डिसीजन, बहुत अच्छा डिसीजन है. लेकिन फिर भी हमारी यूथ के अंदर एक मसला है, टू लीव द कंट्री और टू नॉट टू लीव द कंट्री. यहाँ से मुल्क को छोड़ के जाएं न जाएं, छोड़ के जाएं क्योंकि जाना भी चाहते हैं, हम सब जाना चाहते हैं, एवरीवन वांट्स टू गो. इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकल वो टर्मोइल है, बहुत सारे इश्यूज हैं. नॉट टू गो ऐसा है कि एक बात तो ये कि पैसे नहीं है, दूसरा ये है कि यार हम सब चले जाएंगे तो नीचे कौन बचेगा. ऐसा लगता है कि मुल्क ठीक हो जाएगा. बहुत सारी चीजें हैं. हम प्रोटेस्ट करें या ना करें, किसी भी इनजस्टिस के बारे में कोई गलत करता है, जैसे फॉर एग्जांपल रूलर्स के खिलाफ, स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, आवाज उठाएं या ना उठाएं. अगर ना उठाएं तो इनजस्टिस में हालत खराब हो जाएगी, आवाज उठाएंगे तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे तुम्हारे. मतलब डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, यूथ डिसाइड नहीं कर पा रही कि क्या हो रहा है. ठीक है. और उसके अलावा टू बिलीव इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस और नॉट टू बिलीव इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस. मैं बिलीव करना चाहता हूँ डेमोक्रेटिक प्रोसेस पे, मैं वोट देना चाहता हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम मैं वोट नहीं देना चाहता हूँ. क्यों? क्योंकि मुझे अंदाजा हो गया है कि मेरे वोट की कोई वक़्त ही नहीं है. कहीं पे एक बैलेट पेपर घुमा दिया जाएगा तो ये इधर से उधर हो जाएगा. अब गिलगित वालों का यही डिलेमा है, टू बी ए पाकिस्तानी और नॉट टू बी ए पाकिस्तानी. एवरीवन इज पाकिस्तानी बाय द वे. गिलगित वाले जितने पाकिस्तानी हैं उतने शायद पंजाब में नहीं है, KPK में नहीं है, बलूचिस्तान में नहीं है. तो द पॉइंट इज, फिर भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिलेमा है गिलगित के अंदर. एक इशू है, वो एग्जिस्ट करता है, डिसीजन एग्जिस्ट करता है. डिसीजन ले लो भाई गिलगित के बारे में, टू मर्ज गिलगित इन पाकिस्तान और नॉट टू मर्ज गिलगित इन पाकिस्तान. उसको अलग सूबा बनाओ या फिर अलग स्टेट बना लो या फिर कश्मीर के साथ मिलाओ, कुछ तो कर लो भाई. 75, 76, 70 साल गुजर गए, क्या कर रहे हो? टू बी और नॉट टू बी वाली कहानी है. टू डिसाइड और नॉट टू डिसाइड, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द रियल क्वेश्चन. तो ये जो कहानियां हैं, ये सारी गुजरते हुए हेमलेट का आखिर में जो वो आखिरी जो सेंटेंस है वो याद आता है. सुनिए. How weary, stale, flat and unprofitable seem to me all the uses of this world. हेमलेट में जैसे एट द एंड सब मर जाते हैं, सारी लीडरशिप मर जाती है, माँ मर जाती है, उसका हस्बैंड मर जाता है, पुराना हस्बैंड वैसे मर जाता है, उसके हेमलेट के 2 दोस्त थे वो मर जाते हैं, सिर्फ एक बंदा रह जाता है, एक ही होरेशियो एक रह जाता है. तो वो हेमलेट उसको कहता है कि जो नया बादशाह आ जाए उसको ये सारी कहानी सुना दो. तो बहरहाल किसी और का मुल्क का जो बादशाह होता है वो आखिर में आके डेनमार्क का के अंदर फॉरेन पावर्स आके उसमें हमला कर देती हैं. अगर हम भी इस तरह इनडिसाइसिव रहेंगे और डिसीजन नहीं ले पाएंगे, हम अपने पास्ट के इश्यूज से, यानी जो घोस्ट है, घोस्ट ऑफ द पास्ट, जो हेमलेट का बाप है वो घोस्ट है, जैसे अभी हमारे सामने है TTP, टेररिज्म है, और तालिबान है साथ वाले, ये हमारे पास्ट के घोस्ट हैं. ये बार बार हमें आके हाउंट करते हैं. अगर हम डिसीजन ना लें, इनका क्या करना है, इनको सीधा करना है, इनको क्लियर कट, इनका कोई हल निकालना है. जब अगर हम डिसीजन ना ले सकें, ये पॉलिटिकल टर्मोइल का डिसीजन ना ले सकें, डेमोक्रेसी का डिसीजन ना ले सकें, पॉलिटिकल इश्यूज का डिसीजन ना ले सकें, और यूथ के बारे में डिसीजन ना ले सकें, क्लाइमेट के बारे में डिसीजन ना ले सकें, तो वो दिन दूर नहीं कि एक आ जाएगा फोर्टिन ब्रास, यानी आपका क्लाइमेट चेंज भी आ सकता है और कोई फॉरेन पावर भी आ सकती है, कोई भी हो सकता है, मेडलिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. तो मेक श्योर दैट यू मेक द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम. डिसाइसिव हो जाएं मेरे लीडर्स, मेरे मुल्क के लीडर्स. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. अल्लाह हाफिज.